नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। मैं हूं आपके साथ बुशा और हर बार हम एक नया विषय लेकर के आते हैं जहां आपकी सेहत से जुड़े जो भी आपके सवाल होते हैं, कोशिश यही होती है इस कार्यक्रम के जरिए कि उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचे। और आज का हमारा जो विषय है बहुत खास है। कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े जो आज सवाल हैं इस खास कार्यक्रम में हम लेने की कोशिश करेंगे। और इसलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, लेक सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आनंद जयंत काले जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आनंद, लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर प्लास्टिक सर्जरी है क्या? नमस्कार। प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिकॉस करके एक शब्द से निकल के बना है, जिसका मतलब होता है शेप देना या आकार देना। तो प्लास्टिक मटेरियल का नाम प्लास्टिक इसीलिए पड़ा क्योंकि उससे हम कोई भी शेप दिया जा सकता था उसको। उसी से प्लास्टिक सर्जरी के माने निकलते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में हम लोग सर से लेके पांव तक जिन जिन जगहों पे कोई डिफेक्ट है या डिफेक्ट पैदा हो गया है या हम सोचते हैं कि वहाँ डिफेक्ट है, तो उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको वैसा बनाने की कोशिश करते हैं जैसा वो चाहते हैं। इसलिए इस विधा का नाम प्लास्टिक सर्जरी है। इसमें बहुत सारे सब ब्रांचेस होती हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी के जो सब ब्रांचेस हैं उसमें इसका शुरुआत हुई बर्न इंजरी से, जहाँ पे बहुत सारा शरीर का हिस्सा जल जाता था सर से लेके पाँव तक का। तो उसको फिर से रीशेप करना, उसको आकार देना, उसको जितना बचा सके उसको बचाना, तो ये हिस्सा जो है हुआ। और इसलिए बर्न इंजरी को ट्रीट करना प्लास्टिक सर्जन का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी की बहुत सारी ऐसी सब ब्रांचेस होती हैं जिनकी वजह से प्लास्टिक सर्जरी को एक वृहद ब्रांच का रूप मिलता है। कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी जो है, इन दोनों में इतना ही अंतर होता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी उन लोगों की जाती है जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि इस शरीर के हिस्से को सुधारना है, और उसका ऑपरेशन जो हम करते हैं उसको हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं जी। और दूसरा मेरा सवाल कि लोगों को इस बात का डाउट रहता है कि आखिर प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी कहीं दोनों एक ही तो नहीं, और अगर ये अलग हैं तो उनमें डिफरेंस क्या क्या है, और लोगों को इससे जुड़ी आप जो भी जानकारी हमारे दर्शक तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या डिफरेंस है? प्लास्टिक सर्जरी एक बड़ी ब्रांच है जिसका एक छोटा सा हिस्सा कॉस्मेटिक सर्जरी है। जैसा मैंने आपको बताया, कॉस्मेटिक सर्जरी में वो ऑपरेशंस आते हैं जिसमें प्राइमा फेसी किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस शरीर के हिस्से को वो और सुधारना चाहते हैं। जैसे चेहरे में आप अपनी नाक के शेप से संतुष्ट नहीं है तो आप उसको और सुधारना चाहते हैं, तो उसको हम लोग कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी बोलते हैं। अगर आप अपने गाल के शेप से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आपको शरीर के बाकी हिस्सों में कुछ डिफेक्ट डिफॉर्मिटी जैसी नज़र आती है, तो उसको अगर आप ऑगमेंट करने या करेक्ट करने या सुधारना चाहते हैं तो उसको हम कॉस्मेटिक सर्जरी या हमारी भाषा में उसको एस्थेटिक सर्जरी बोलते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में और बहुत किस्म के ऑपरेशन आते हैं, जैसे बर्न पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना, उनका रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करना, कैंसर के पेशेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करना, जैसे कैंसर में किसी किसी का ब्रेस्ट हटा दिया जाता है तो उसको फिर से बनाना, किसी को एक्सीडेंट में उंगली अलग हो जाती है उसको रिप्लांट करना, हाथ अलग हो जाता है उसको रिप्लांट करना। रिप्लांट का मतलब नसों को नसों से जोड़ के और उस चीज़ को वापस जिंदा करना, इसको हम लोग रीइम्प्लांटेशन सर्जरी बोलते हैं। इसके अलावा हैंड सर्जरी करके एक बिल्कुल सेपरेट विधा है जिसको अभी प्लास्टिक सर्जरी में पिछले 15-20 सालों में वो डेवलप हुई है, जिसमें हम माइक्रोस्कोप के नीचे उन चीज़ों को जोड़ के और हाथों के छोटे छोटे अवयवों को आपस में जोड़ के और उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये सब जो है, सारा जो बड़ा फील्ड है, इसको मिला के हम प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी उसका एक छोटा सा हिस्सा है जी। और डॉक्टर आनंद, जिस तरीके से आपके पास बहुत सारे रोज़मर्रा में ऐसे पेशेंट आते होंगे, क्योंकि आप लेक सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं, रोज़मर्रा में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पर आपकी स्पेशलिटी कही जाती है कि आप बर्न इंजरी और बच्चों के विकार से जुड़े जो केसेस होते हैं, साथ ही कॉस्मेटिक सर्जरी से भी जुड़े आपके पास केसेस आते हैं। तो इन सब में डिफरेंस क्या क्या है, और इनसे जुड़ी जो मिथ है लोगों के बीच में है, उसे आप दूर किस तरीके से करेंगे? बर्न इंजरी बहुत कॉमन है हमारे यहाँ रोज़मर्रा
के जीवन में लोग जल जाते हैं, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट पता नहीं होता है कि बर्न इंजरी में हमको करना क्या है, तो बहुत अजब गजब इस्तेमाल करते हैं मेथड्स लोग। उसके ऊपर शाही डालते हैं, उस पर टूथपेस्ट लगा लेते हैं। तो ये सब मिथ्स हैं, इनसे आपको दूर रहना चाहिए। साफ पानी से उस हिस्से को धो लीजिए, साफ कर लीजिए और उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए। अपनी तरफ से उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई मलम ना लगाएं। तो ये हम लोग हर पेशेंट को समझाते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत डेंजरस होता है। जब भी कोई हिस्सा जला हो उस पर पानी डालिए, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल इंजरी जहाँ पे पानी डेंजरस हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजरी में आपको उस जगह से उस व्यक्ति को हटाना ज़रूरी होता है। बाकी इसके अलावा उस पेशेंट की ड्रेसिंग कैसे होनी है, उसको ड्रेसिंग करके घाव अपने आप भरेगा या बहुत ज़्यादा गहराई में जला है जिसके लिए प्लास्टिक सर्जरी से स्किन ग्राफ्ट करके उसको भरना है, तो ये सब चीज़ें उनको समझानी पड़ती हैं। दूसरा आपने जो बोला कि जो बच्चों को हम लोग पैदाइशी विकारों के साथ पैदा होते हैं, उसके लिए जो सबसे कॉमन विकार जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं वो है कटे होंठ और कटे तालू। इसका एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग चलाते हैं जिसको हम लोग स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट बोलते हैं, जिसमें हम लोग ये सब ऑपरेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। कटे होंठ के ऑपरेशन, कटे तालू के ऑपरेशन 3 महीने और 1 साल की उम्र में होते हैं नॉर्मली। इतने छोटे बच्चों को ऑपरेशन करना माँ बाप को ये भी अपने आप में बहुत मुश्किल लगता है, पर उनको ये समझाना पड़ता है कि यही उसकी सही उम्र है, क्योंकि बाद में फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इसकी वजह से हमको ये काउंसिल करना पड़ता है कि कटे होंठ का ऑपरेशन 3 से 6 महीने में करा लेना चाहिए, तालू का ऑपरेशन 1 साल 1.5 साल की उम्र में हो जाना चाहिए जी। इसके अलावा जो बाकी प्रॉब्लम्स के साथ लोग आते हैं, जैसे कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अभी मीडिया जनरेटेड उसके बारे में बहुत अवेयरनेस है, लोग बहुत जानना चाहते हैं उसके बारे में, लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो डार्क कलर्ड व्यक्ति है वो गोरा हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। उसका सब चेहरा बदल जाएगा, ये हो नहीं सकता। जो चीज़ संभव है उसके बारे में पेशेंट को काउंसिल करना, उसके एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना, क्या संभव है उसके बारे में उसकी प्रोलॉन्ग काउंसलिंग करना, 1 बार 2 बार 3 बार। उसके बाद भी अगर पेशेंट मोटिवेटेड है तो फिर ऐसे व्यक्ति का ये ऑपरेशन करना हमेशा फायदे का सौदा होता है, पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो यही है कि जैसे ही प्लास्टिक सर्जरी जैसा शब्द हमें सुनाई देता है तो लोगों के मन में यही होता है कि शायद कॉस्मेटिक सर्जरी की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी के अलावा प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जब पेशेंट को इस तरीके की ज़रूरत होती है? क्योंकि हमने सुना है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उन्हें भी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, और पड़ती है तो आखिर कब? जैसे मैंने आपको 2-3 कारण तो बताया। अगर किसी को पैदाइशी डिफेक्ट है तो भी प्लास्टिक सर्जरी होती है, किसी को चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बड़ा हिस्से को चोट लग जाए तो उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी होती है, कैंसर में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, वो भी प्लास्टिक सर्जरी होती है। उसी तरह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स में पैरों में बहुत बड़े बड़े घाव हो जाते हैं जिनको हम लोग नासूर बोलते हैं, उनको भरने के लिए भी हम लोगों को प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। डायबिटीज़ का इंसिडेंस अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है जी। हमारा देश तो उसकी राजधानी कहलाता है पूरी दुनिया की, और आप बिलीव नहीं करेंगे इस देश में 7 करोड़ लोगों को डायग्नोज डायबिटीज़ है, और इतने ही लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है वो बीमारी कैरी कर रहे हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि 7 करोड़ डायबिटीज़ मतलब 14 करोड़ पैर, और 14 करोड़ ऐसे पैर जो आस्था के नाम पे नंगे पैर चलते हैं, जो मजदूरी के नाम पे नंगे पैर चलते हैं, और ये एक्सपोज्ड है किसी भी तरह से चोट लगने के लिए और उसमें घाव बनने के लिए। डायबिटीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी हो जाती है। ये जो हमारी पैरों की नसें होती हैं जो सेंसेशंस लेके आती हैं, ये सुन्न हो जाती हैं। अब सेंसरी लॉस हो जाने की वजह से पैरों में कांटा चुभता है, जलता है, धूल अंदर घुस जाती है, कोई छाला बनता है, तो इन पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता, और कई बार बहुत बड़े पस के साथ, बहुत ज़्यादा बड़े घाव के साथ ये लोग प्रेजेंट करते हैं। दूसरी बड़ी समस्या ये होती है कि डायबिटीज़ में इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब हो जाता है, रोग प्रतिकार क्षमता हमारी बहुत कम रहती है, तो इन पेशेंट्स में एंटीबायोटिक्स और दवाएं काम नहीं करती। इसकी वजह से इन्फेक्शंस बहुत तेज़ी से फैलते हैं, बहुत ऊपर की तरफ फैलते हैं, और पैरों को काटने की नौबत बहुत जल्दी आ सकती है। इसकी वजह से डायबिटीज़ के पैरों के घावों को बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। डायबिटीज़ में जो दूसरी समस्या होती है वो ये होती है कि जो पैरों को खून की नसें ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो भी कई बार
उनमें क्लॉट्स जमा हो जाते हैं या फिर उनकी ब्लड सप्लाई जो है वो नीचे की तरफ अवरोधित हो जाती है। इसकी वजह से सेंसरी लॉस, ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम और पैरों को इम्यून सिस्टम डाउन होने की वजह से सीवियर इन्फेक्शन, इसकी वजह से 7 लाख पैर हमारे देश में हर साल कट जाते हैं। सिर्फ डायबिटीज़ में 7 लाख पैरों के घुटने के नीचे से एम्पुटेशंस होते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी समस्या है और कितने लोग इससे जूझ रहे हैं। जी, और जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये भी है कि नॉन हीलिंग बोन्स से प्लास्टिक सर्जरी का क्या संबंध है? नॉन हीलिंग वुंड्स जो है वो न भरने वाले घाव जिनके अलग अलग कारण होते हैं, उन कारणों को जानना ज़रूरी है। पहले तो मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि हमारे लोगों में एक धारणा होती है कि हर घाव के लिए एक मलम होती है जिसको लगाने से सारे घाव ठीक हो जाते हैं। तो पहले तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है। घाव ये एक लक्षण होता है, ये बीमारी का नाम नहीं होता। वो घाव किस कारण से बना, उस बीमारी का नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें उस बीमारी का नाम ही नहीं पता चलेगा तो हम इलाज किसका करेंगे? घावों का इलाज नहीं किया जाता, घाव पैदा करने वाली बीमारी का इलाज किया जाता है। अगर घाव पैदा करने वाला कारण डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का इलाज करना होता है। अगर घाव पैदा करने का कारण वीनस रिटर्न की प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, तो वेरिकोज वेन्स को ट्रीट करना होता है। तो जो वीनस अल्सर होता है उसका इलाज अलग होता है। अगर डायबिटीज़ का घाव है तो उसका इलाज अलग होता है। अगर ब्लड सप्लाई की समस्या की वजह से अगर गैंग्रीन हो रहा है और उसकी वजह से घाव बन रहा है तो उसका इलाज बिल्कुल अलग होता है। अगर किसी को बेड सोर हो गया है, किसी को पैराप्लीजिया है, किसी को पैरालिसिस है और उसकी वजह से पैरों में घाव बन रहा है, उसका इलाज बिल्कुल अलग होता है। किसी को गहरा जलने की वजह से घाव हुआ है तो उसका इलाज अलग होता है। तो घाव जो है वो एक लक्षण है, बीमारी का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। जो लंबे समय तक घाव न भरें उनको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में नासूर बोलते हैं जी। और जो नॉन हीलिंग वुंड्स या नासूर होते हैं उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लास्टिक सर्जन्स की होती है। उनका पहला काम ये होता है कि पहले तो वो ये जाने कि ये बीमारी क्यों हुई है, ये घाव क्यों नहीं भर रहा है। क्योंकि नॉर्मल कोर्स में अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है और किसी कारण से चोट लगने की वजह से घाव बना है तो ज़्यादातर घाव ड्रेसिंग्स करके दवाइयाँ दे के ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई घाव 6 महीने 1 साल से नहीं भर रहा तो कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से ये घाव नहीं भर रहा है। उस कारण को ढूंढना, उसके लिए ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस कराना और फिर प्रोटोकॉल के तहत उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, इसको हम कहते हैं नॉन हीलिंग वुंड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट। डॉक्टर आनंद, जैसा कि कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि बच्चों के विकार से जुड़े जो केसेस होते हैं उसमें भी आवश्यकता पड़ती है कई बार प्लास्टिक सर्जरी की। ऐसे केसेस में लोगों को ये भी धारणा रहती है कि इतने छोटे बच्चों का क्या ट्रीटमेंट ठीक तरीके से हो पाएगा, और इतने छोटे बच्चे हैं तो क्या एक बार उनका बचपन में प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद बड़े होने पर उन्हें किस तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे जो तमाम मिथ हैं, क्वेरीज हैं हमारे दर्शकों की, वो आप किस तरीके से दूर करेंगे? अगर कोई बच्चा विकार के साथ पैदा होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, माता पिता दोनों को बिठा के और बहुत लंबी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हर चीज़ का जो निराकरण है वो बातचीत के माध्यम से ही हो सकता है। जब तक हम बच्चे के माँ बाप के सवालों के जवाब नहीं देंगे तब तक फेथ जनरेट नहीं होती, और डॉक्टरी विधा फेथ के ऊपर निर्भर है। जब तक फेथ नहीं जनरेट होगा कोई भी ये समझ नहीं पाएगा कि बीमारी है क्या और इसका इलाज संभव भी है या नहीं है। तो जो पहला सवाल माता पिता पूछते हैं कि हमारे बच्चे को कोई जान का खतरा तो नहीं है, तो उनको ये बताना ज़रूरी होता है कि प्राइमरी डिजीज़ क्या है। उस बच्चे का सिर्फ होंठ कटा है या तालू कटा है या उंगलियां चिपकी हुई हैं या गर्दन एक तरफ टेढ़ी है या एक कान बना हुआ नहीं है, तो ये जान को खतरा पैदा करने वाली चीज़ नहीं है। इसमें ऑपरेशन करके और उस चीज़ को जितना यथासंभव बना सकते हैं हम बनाने की कोशिश करते हैं। और उनको ये बताना ज़रूरी होता है कि इसका टाइमिंग 3 महीने, 1 साल, 1.5 साल जो भी प्रोटोकॉल के तहत आता है वो समझाना होता है। तो उनका नेक्स्ट सवाल ये होता है कि इतने छोटे बच्चे को अगर हम बेहोशी देंगे तो उसकी रिस्क होगी। तो उनको हम बताते हैं कि चाहे बच्चा 1 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 60 साल का बुजुर्ग हो, एनेस्थीसिया की रिस्क लगभग बराबर होती है अगर कोई अंडरलाइंग और डिजीज़ नहीं हो। तो जब इन सब चीज़ों को विस्तार से माता पिता को समझाते हैं तो वो बहुत अच्छे से उसको समझ जाते हैं।
मैंने अक्सर ये देखा है कि काउंसलिंग में अगर समय न दें तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। काउंसलिंग इलाज का बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। जितना समय हम ऑपरेशन थिएटर में देते हैं उससे ज़्यादा समय अगर हम बच्चे के माता पिता को दें तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। डॉक्टर आनंद, ये तो हमने समझा कि बच्चों से क्या संबंध है सर्जरी का, और किस तरीके से बच्चों को अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो किस तरीके से इलाज हो सकता है, लेकिन बुजुर्गों का सर्जरी से क्या संबंध है? ऐसे और कौन कौन सी बीमारियां हैं या ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बुजुर्गों को सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है? ओल्ड एज में प्लास्टिक सर्जरी का बहुत गहरा संबंध है। जैसे जैसे सर्वाइवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो ओल्ड एज में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है उसके बारे में तो मैंने विस्तार से चर्चा की है कि जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक फुट वुंड्स। तो हमारे यहाँ 35, 40, 45 की उम्र से ही डायबिटीज़ आना शुरू हो जाता है और उसके साथ डायबिटीज़ के पैरों के घाव भी बहुत कॉमनली मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ वेरिकोज वेन्स की समस्या भी जो है बढ़ती उम्र के साथ बहुत कॉमनली आ जाती है और उसकी वजह से भी घाव नहीं भरते। पैरों में ब्लड सप्लाई कम होना, इसके लिए एक बर्जर्स डिजीज करके एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो उन लोगों को हो जाती है जो बीड़ी पीते हैं, जो निकोटीन का सेवन करते हैं अलग अलग कारणों से, और उन लोगों को भी बर्जर्स डिजीज में उंगलियों का गैंग्रीन हो जाना बहुत कॉमनली होता है। इसका ट्रीटमेंट भी प्लास्टिक सर्जन्स के हाथ में होता है। ये सब 40+ एज ग्रुप में ये सब बीमारियां ऐड होती जाती हैं। जो नेक्स्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में है वो है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, जिनको हम CVA बोलते हैं, जिसमें दिमाग के अंदर खून का थक्का जम जाता है या फिर दिमाग के अंदर खून की नस ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती तो उस जगह पे इन्फार्क्ट हो जाता है। उसकी वजह से शरीर का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाता है जिसको हम हेमिप्लीजिया बोलते हैं। तो हेमिप्लीजिया के मरीज में बेड सोर्स हो जाना, वो न चल पाने की वजह से अगर वो पैरों का नीचे का हिस्सा पैराप्लीजिया की वजह से पंगु हो गया है तो पैरों के हिस्सों में नासूर बन जाना, बेड सोर्स हो जाना, जैसे पीठ के पीछे के हिस्से में बेड सोर्स हो जाते हैं। तो बड़े बड़े घाव के साथ बहुत निगलेक्टेड पेशेंट्स भी हम लोगों के पास आते हैं जिनको 4-4, 6-6 बेड सोर्स होते हैं। और उन पेशेंट्स को बेसिकली मैंने फिर बताया काउंसलिंग से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि उनका सवाल सिर्फ यही होता है कि इनको 4 से 6 घाव हो गए और हमें पता ही नहीं चला। उसका रीज़न ये है कि उन्हें ये बताया ही नहीं गया है कि बेड सोर्स होते कैसे हैं, उसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या होता है। या दूसरा मेरा अनुभव ये कहता है कि हमारे यहाँ दवाई गोली खाना, इंजेक्शन खाना, ऑपरेशन करवाना, ये 3 चीज़ें तो लोग बहुत आसानी से सुन लेते हैं, लेकिन उसके साथ पेशेंट को मोबिलाइज करना, चलाना, फिजियोथेरेपी कराना, एक्सरसाइज कराना, डाइट कंट्रोल करना, मेडिटेशन करना, योग करना, इन सब चीज़ों पे जनरल अवेयरनेस इतनी पुअर है कि हम इसको इलाज का हिस्सा ही नहीं मानते। सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, कोई परहेज तो नहीं है, क्योंकि मालूम है कि अगर डॉक्टर परहेज बताएगा तो उसको भी नहीं मानना है। अगर डायबिटीज़ के पेशेंट को ये कहा जाए कि उसको मीठा नहीं खाना है तो वो छुप के मीठा खाता है, लेकिन अगर हम कुछ सामने से परहेज नहीं बता रहे तो वो पूछते हैं कि हमें कुछ परहेज करना है क्या। तो ये जो एंसीलियरी ट्रीटमेंट्स है वो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फिजियोथेरेपी एक बहुत अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों में पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका करेक्शन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। जी डॉक्टर आनंद, शुरुआती प्रोग्राम में आपने बर्न इंजरी से जुड़ी बहुत सारी जो उम्मीदें हैं, जानकारियां हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों से जानकारी साझा की। बर्न इंजरी से बड़ा सवाल यही अक्सर उठ करके आता है कि आखिर बर्न इंजरी से दूर हटने के लिए अगर प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल पेशेंट करता है तो उनके मन में ये सवाल होता है कि क्या पूरे तरीके से उनके जो स्कार है, जो निशान है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे? क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएंगे तो बहुत से लोग उस इलाज से जुड़े जो खर्च हैं वो भी नहीं उठाना चाहते, क्योंकि उन्हें ये मिथ रहता है उनके दिमाग में कि पूरी तरीके से तो उनके जो स्कार्स हैं, निशान हैं, वो नहीं जाएंगे। जी, बर्न इंजरी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ अभी भी फ्लोर लेवल कुकिंग बहुत होती है। झुग्गियों में आग लगने के इंसिडेंसेस बहुत होते हैं। एक्सटेंसिव बर्न इंजरीज आज भी हमारे यहाँ बहुत होती हैं। और बर्न अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। जितनी वो शरीर के ऊपर समस्या है उतनी ही वो मन के ऊपर समस्या है और उतनी ही वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। मतलब बर्न
अक्सर गरीब आदमी को होता है और इलाज उसका बहुत महंगा होता है। उसका कारण ये है कि एक बर्न पेशेंट 8 से 10 मरीजों के बराबर होता है, क्योंकि उसको मेडिकल प्रॉब्लम भी है, उसको सर्जिकल प्रॉब्लम भी है, उसको फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम भी है और उसको सोशल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वो रिहेबिलिटेट होगा या नहीं, उसका चेहरा वापस नॉर्मलाइज होगा या नहीं, ऐसे हजारों सवाल उसके मन में होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को डिप्रेशन हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स विड्रॉ हो जाते हैं सोसाइटी से। तो इन पेशेंट्स में सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, ड्रेसिंग्स, टाइमली स्किन ग्राफ्ट्स, टाइमली ऑपरेशंस, फिजियोथेरेपी के अलावा काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, इन सब चीज़ों का एक होलिस्टिक अप्रोच आनी बहुत ज़रूरी है। और उनके मन में ये चीज़ डालनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका 90% कवरेज हम कर सकते हैं। 10% जो चीज़ें रह जाती हैं, जो विज्ञान की परिधि से बाहर है आज की तारीख में, उनके लिए भी जिस तेज़ी से सारे चेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले 8 से 10 सालों में उनके भी सॉल्यूशंस निकल आए। तो अगर हम पॉजिटिव काउंसलिंग करेंगे तो पॉजिटिव आउटकम मिलता है, और अगर हम नेगेटिव काउंसलिंग करेंगे तो उसमें नेगेटिव आउटकम मिलता है। डॉक्टर आनंद, कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़ा ये सवाल है कि कॉस्मेटिक सर्जरी का क्राइटेरिया क्या है? क्या आजकल जो बोटॉक्स के ट्रीटमेंट होते हैं या इम्प्लांटेशन के जो ट्रीटमेंट होते हैं, नोज सर्जरी के जो ट्रीटमेंट होते हैं, क्या ये भी कॉस्मेटिक सर्जरी में ही आता है? जी जी, कॉस्मेटिक सर्जरी का जो प्राइमरी क्राइटेरिया होता है वो किसी भी और सर्जरी के जैसा ही होता है। डॉक्टर प्राइमरीली एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उसने बाद में जनरल सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करने के बाद प्लास्टिक सर्जरी की विधा में जो स्पेशलाइजेशन किया है, उससे उसके बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं बदलते। कई बार मैंने देखा है कि कॉस्मेटिक सर्जरी को डाउन प्ले करने की कोशिश की जाती है कि एक छोटा सा प्रोसीजर ही तो है, लेकिन कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर छोटा, बड़ा या मीडियम नहीं होता। उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इस ऑपरेशन के फ़ायदे क्या हैं, इस ऑपरेशन के नुकसान क्या हैं, दोनों का गिव एंड टेक कैसा है और आपको उसकी कितनी ज़रूरत है। अगर पेशेंट मोटिवेटेड है तो वो सारी चीज़ों को सुनता है, ध्यान रखता है उस चीज़ का, और जो बोला जाता है उसको फॉलो करता है। अगर हमने उसको बोला कि ये तो छोटा सा प्रोसीजर है, ये तो 24 घंटे में हो जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको हल्के में लेता है। अगर सबसे कॉमन कॉस्मेटिक प्रोसीजर की हम बात करें तो राइनोप्लास्टी है, जिसमें हम सिलिकॉन इम्प्लांट डालते हैं। तो सिंपली उसको ये बताना ज़रूरी है कि हज़ारों पेशेंट्स में एक आधे पेशेंट में इम्प्लांट रिजेक्ट हो सकता है, उसको निकालना पड़ सकता है। उससे आपकी नाक को नुकसान नहीं होगा, लेकिन इम्प्लांट निकल के उसको हमको फेंकना पड़ेगा। अगर हम ये चीज़ उससे छुपाएंगे तो हम पेशेंट के साथ कुछ बातें छुपा रहे हैं, उसके हम पीछे जा रहे हैं, ये सही नहीं है। उसी तरह से जो दूसरा सबसे कॉमन प्रोसीजर होता है लाइपोसक्शन, तो कई बार ये बोलते हैं कि छोटे से छेद से निकाल देंगे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। लाइपोसक्शन एक मेजर सर्जरी है जिसमें 1.5 से 2 घंटे तक आपको ऑपरेशन थिएटर में रुकना होता है, ऑपरेशन होता है, उसके बाद आपको बाहर हॉस्पिटलाइज रहना है 24 घंटे के लिए, और अगले दिन सुबह आपको भेजा जाएगा। तो प्रॉपर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बोटॉक्स या उससे मिलते जुलते फिलर्स, ये सब सर्जिकल प्रोसीजर्स का पार्ट नहीं है, ये मेडिकल प्रोसीजर्स में आते हैं। इनको आप ओपीडी बेसिस पे बिना भर्ती किए कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग और काउंसलिंग, जब तक हम पेशेंट को उससे रिलेटेड सारी सवालों के जवाब नहीं दे देते, तब तक बॉन्ड नहीं बनता, और बिना बॉन्ड के कोई भी काम करना हमेशा बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो बोटॉक्स के बारे में पूरी जानकारी लेना ज़रूरी है, इम्प्लांट्स के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है, फिलर्स के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है, फैट ग्राफ्ट के बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना होता है कि आपका जो प्राइमरी ऑपरेटिंग प्लास्टिक सर्जन है, उससे सारे सवालों के जवाब मांगिए। आप सेटिस्फाई होते हैं तो फिर ऑपरेशन कराइए। क्योंकि हमारा कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम की ओर ही है, तो इसलिए कंक्लूजन रिमार्क इस विषय पर आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों के मन में जो जो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब के लिए आप मेरा YouTube चैनल है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने प्लास्टिक सर्जरी के लगभग सारी विधाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, जिसमें कॉन्जेनाइटल डिजीज़ के बारे में बताया है, बर्न इंजरीज़ के बारे में बताया है, ट्रॉमा रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है, कैंसर रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है, और जो कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं उनके ऊपर भी बहुत विस्तार से वीडियोस बनाए हैं। वो उनको आप देख सकते हैं।
ऑथेंटिक साइंटिफिक अप्रोच वाले जो चैनल्स होते हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो उस पर्टिकुलर विधा का हिस्सा हैं उनसे बात करके और इन्फॉर्मेशन लीजिए, और जो सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं उनसे आप बहकावे में ना आए। जो प्राइमरी कंसल्टेंट है जो उस फील्ड में काम कर रहा है उससे सवाल जवाब करें। चलिए डॉक्टर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। बहरहाल आज की स्वराज सेहत में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।